एक किसान एक टीचर के पास जाता है और उससे कहता है कि सर आप मेरे 2 बच्चे हैं, उनको ट्यूशन पढ़ा दिया करेंगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा दूंगा। तो वो किसान कहता है कि देखिए मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं, इसीलिए आपको जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे घर पे आना होगा। ट्यूशन टीचर भी मान जाता है। तय होते हैं 1000 रुपये महीने, दोनों बच्चों के 1000 रुपये लूँगा, तुम्हारे घर पे आके पढ़ाऊँगा। किसान कहता है ठीक है, आप घर पे आया कीजिए और पढ़ाया कीजिए। अब ये ट्यूशन टीचर जो है घर पे जाने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा। अब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है दोस्तों, जो बच्चों की माँ है उससे इस ट्यूशन टीचर की जो है बोलचाल शुरू हो जाती है, और बोलचाल ही बोलचालों में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है, और प्यार संबंधों में बदल जाते हैं। अब ये किसान जब अपने घर पे नहीं रहता था तो ये ट्यूशन टीचर जो है इस महिला के घर पे जाता था बच्चों को पढ़ाने के बहाने, और फिर इस महिला के साथ संबंध बनाता था। अब इसी बीच क्या होता है, इस ट्यूशन टीचर की जो है जॉब लग जाती है दिल्ली में, इसीलिए ये दिल्ली चला जाता है। लेकिन जो बच्चों की माँ थी, किसान की पत्नी, वो बहुत बेकरार रहने लगती है कि उसका जो प्रेमी है वो दिल्ली चला गया। अब उस पर क्या रहा नहीं जाता, इसीलिए क्या करती थी, वो फ़ोन किया करती थी और फ़ोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी, लंबे लंबे समय तक। और ये जो ट्यूशन टीचर है वो दिल्ली में जब जॉब करने गया था तो वहाँ से क्या करता था, महीने 2 महीने में छुट्टी लेकर आता था, हफ्ते 10 दिन की, और वो गाँव आता था और फिर इसी किसान के घर पर जाता था बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने, ताकि वो अपनी प्रेमिका इन बच्चों की माँ से मिल सके, उनसे संबंध बना सके। अब ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो उसकी प्रेमिका है यानी कि बच्चों की माँ है, वो घर से गायब हो जाती है। अब घर से जब बच्चों की माँ गायब हो जाती है तो उसका पति जो किसान है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अरे बच्चों की माँ कहाँ गई। उसको इस ट्यूशन टीचर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पूरे गाँव में किसी को नहीं पता था कि इस महिला और इस ट्यूशन टीचर के बीच में कोई संबंध है। अब दोस्तों इसको ढूंढा जाता है महिला को कि ये कहाँ है, लेकिन दोस्तों ये महिला मिलती नहीं, और महिला कई दिनों बाद मिलती है। लेकिन वो ना तो इसके गांव में मिलती है, ना ही इसके ज़िले में मिलती है, ना ही इसके प्रदेश में मिलती है। वो मिलती है उत्तराखंड के भीमताल में, और वहाँ पे उसकी लाश मिलती है नहर में बहती हुई, यानी कि नहर में डूबी हुई उसकी लाश मिली थी। और जब ये किसान अपनी पत्नी को देखने जाता है तो वो चौंक जाता है, और इसके कातिल के बारे में तब उसे पता चलता है तो किसान और भी ज़्यादा चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस पे उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसकी पत्नी का कातिल निकलेगा। दोस्तों आज की कहानी इसी महिला के ऊपर है कि आखिर इसने ट्यूशन टीचर से प्रेम किया, फिर उसके बाद ये अपने घर से गायब हो गई, और गायब होने के बाद इसकी लाश जो है उत्तराखंड में मिली। आखिर ऐसा इसके साथ क्या हुआ होगा, क्या रही होगी इसकी कहानी। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से, और जालौन जिले की ही एक कोतवाली है जिसका नाम है डाकोर कोतवाली, और डाकोर कोतवाली का ही गांव है डाकोर। और डाकोर गांव का रहने वाला एक किसान है जिसका नाम है ऋषि तिवारी, जिसके पास लगभग 20 बीघा ज़मीन है। अब इस किसान की जो शादी है आज से कई साल पहले, यानी कि आज से 9 साल पहले 2016 में पुष्पा के साथ हुई थी। पुष्पा की उम्र इस समय 30 साल है। इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, और परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, खाने पीने की पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बहुत ठीक था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, 27 मई 2025 को क्या होता है, ये जो किसान है अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों को लेके अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर से अपने ससुराल जा रहा था, यानी कि जो पुष्पा है उसके मायके कठोर गांव जा रहा था। लेकिन बीच में जो पुष्पा है वो मोटरसाइकिल को रुकवा लेती है। वो उससे कहती है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है, मुझे थोड़ा समय लग जाएगा, इसीलिए आप ऐसा कीजिए बच्चों को लेके घर चले जाइए और वहाँ पे इंतज़ार कीजिए, मैं आ जाऊँगी। लेकिन दोस्तों वो आती नहीं है। उसका पति ऋषि तिवारी तो अपने ससुराल चला जाता है, वहाँ पे इंतज़ार भी करता है, लेकिन वो आती नहीं है। वो फ़ोन लगाता है तो लगता नहीं है। वो बहुत देर तक इंतज़ार करता है, गांव आसपास में ही थे, इसीलिए क्या होता है ऋषि तिवारी मोटरसाइकिल उठाता है और फिर से अपने गाँव डाकोर आ जाता है, और वहाँ पर निश्चिंत होकर अपनी किसानी करने लगता है। अब वो शाम को फ़ोन करता है अपनी पत्नी पुष्पा को, तो फ़ोन नहीं लगता,
और रात को करता है तो फ़ोन नहीं लगता, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो ससुराल में फ़ोन करके देखता है, वो सब लोग कहते हैं भाई यहाँ पे तो नहीं आई, हमने तो सोचा वो आ जाएगी लेकिन आई नहीं। अब ये लोग क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो इसके अगले दिन क्या होता है, जो ऋषि तिवारी है सीधे डाकोर कोतवाली जाता है और वहाँ पे जाके पुष्पा तिवारी की मिसिंग रिपोर्ट लिखा देता है। वो बताता है कि साहब कल मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल जा रहा था, रास्ते में उसे कोई काम याद आया, इसीलिए वो मोटरसाइकिल से उतर के चली गई। मुझसे कह दिया कि बच्चों को छोड़ के आप घर चले जाना, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी क्योंकि मुझे समय लग जाएगा। अब वो पुलिस वाले जो है उसकी पत्नी की पूरी डिटेल लेते हैं, उसका नंबर लेते हैं, उसका फ़ोन नंबर लेते हैं, उसका फ़ोटो लेते हैं, कहाँ कहाँ जा सकती है, कहाँ कहाँ नहीं जा सकती, ये सारी जानकारी लेते हैं और ऋषि तिवारी से कहते हैं कि चिंता मत करो, जितनी जल्दी हो सके कि हम आपकी पत्नी को ढूंढ लेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस जो है अपने काम में लग जाती है। पुलिस अपने काम में लग जाती है। ऋषि तिवारी और उसके परिवार वाले जो हैं गाँव के आसपास पुष्पा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ना तो पुष्पा मिलती ना ही उसका कोई सुराग मिलता। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी अचानक से क्या होता है दोस्तों, कई दिन बीत जाते हैं, लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। तभी ऋषि तिवारी के पास पुलिस का फ़ोन आता है और पुलिस वाले उससे कहते हैं कि जैसा तुमने रंग रूप और हुलिया अपनी पत्नी पुष्पा का बताया है, वैसी ही हमें एक लाश मिली है, लेकिन वो लाश जो है हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं मिली, वो मिली है उत्तराखंड के भीमताल में। तुम ऐसा करो, भीमताल जाओ, वहाँ की लोकल पुलिस से संपर्क करो, हम तुम्हें बता दे रहे हैं तुम्हें कहाँ जाना है, उनसे मिल लो और उस लाश की एक बार शनाख्त कर लो कि कहीं वो तुम्हारी पत्नी पुष्पा ही तो नहीं है। अब जैसे ही ऋषि तिवारी ये वाली बात सुनता है कि एक लाश मिली है, उसे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि लाश मिलेगी। उसने सोचा कि कहीं खो गई होगी या कुछ हो गया होगा, लेकिन लाश वो भी उत्तराखंड में। वो चौंक जाता है कि भाई ये क्या हो गया। अब वो ये वाली बात वो जो है अपने परिवार वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे करके लाश मिली है और पुलिस वालों ने कहा है कि एक बार तुम जाके शिनाख्त कर लो। अब जो ऋषि तिवारी है वो 9 जून 2025 को उत्तराखंड जाता है, उत्तराखंड के भीमताल जाता है और भीमताल की लोकल पुलिस से मिलता है। वो लोग उसे मोर्चरी लेकर जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि 6 जून 2025 को इसकी जो है लाश मिली है भीमताल की एक लेक में, वहाँ पे तैरती हुई लाश मिली थी। हमने हर जगह सर्च किया, आसपास की ये थी नहीं, तो हमने आसपास के ज़िले के जो पुलिस स्टेशन हैं उन सभी जगह पे इसकी फ़ोटो सर्कुलेट करा दी, ताकि आसपास के ज़िले में ये कहीं पे खोई हो या आसपास के प्रदेश में कहीं खोई हो तो हमें पता चल जाए, इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है। अब ये लोग जो है मरचली जाते हैं और मोर्चरी में जाके देखते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उसके ऊपर से कपड़ा हटाते हैं महिला की लाश के ऊपर से, तो वो देखते हैं कि वो कोई और नहीं पुष्पा तिवारी ही थी। और ये देखकर ऋषि तिवारी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि पुष्पा तिवारी के जो हैं 2 बच्चे भी हैं। ऋषि तिवारी के ऊपर अब उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई और उन बच्चों की माँ अब मर चुकी है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, जो भीमताल की पुलिस है और जो उसके गांव की पुलिस है, वो दोनों टीम अब मिलकर काम करती हैं कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ। क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि जालौन के आसपास में कहीं पे होगी, लेकिन वो मिली है उत्तराखंड के भीमताल में। तो ये जो है वहाँ पे खुद तो गई नहीं होगी, किसी ना किसी के साथ तो गई होगी। इसीलिए क्या होता है, इसके मोबाइल नंबर की CDR निकलवाई जाती है कि इसका CDR नंबर देखो ये कहाँ कहाँ पे घूमने गई थी। तब पता चलता है कि पुष्पा तिवारी जो है जालौन से, यानी कि 27 तारीख को जो निकली थी, जालौन से सीधे गई थी दिल्ली। दिल्ली में ये रुकी थी। उसके बाद 30 तारीख को ये दिल्ली से उत्तराखंड चली गई थी, उत्तराखंड के भीमताल। और एक नंबर जो है सस्पिशियस है वो उसी के साथ चल रहा था। अब टेक्निकल सर्विलांस से पता चलता है कि एक नंबर उसके साथ कंटिन्यू चल रहा है। अब पुलिस वाले जो है, जो ऋषि तिवारी है, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी पुष्पा के साथ में जो है एक नंबर कंटिन्यू चल रहा था। दिल्ली तक पुष्पा तिवारी का नंबर अकेला था, लेकिन दिल्ली से उत्तराखंड तक एक नंबर कंटिन्यू था पूरे रास्ते। कोई तुम्हारे जानने वाला कोई दिल्ली में रहता है क्या, तुम्हारे गांव का कोई रहने वाला जानने वाला जिसे तुम्हारी पत्नी भी जानती हो? तो ऋषि तिवारी कहता है कि साहब मेरा जानने वाला तो कोई भी दिल्ली में नहीं रहता, ना मेरे कोई गांव का, मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी है नहीं। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो है उस नंबर की डिटेल निकलवाते हैं कि ये नंबर किसका है। तो पता चलता है कि ये नंबर जो है
अभिषेक का है, जो कि डाकोर गांव का ही रहने वाला है, यानी कि ऋषि तिवारी के गांव का ही रहने वाला एक लड़का है अभिषेक, जिसकी उम्र है 32 साल। अब पुलिस वाले ऋषि तिवारी से पूछते हैं कि क्या आप किसी अभिषेक नाम के शख्स को जानते हैं। अब जैसे ही अभिषेक का नाम सामने आता है तो ऋषि तिवारी चौंक जाता है। वो कहता है कि हाँ, मैं तो अभिषेक को जानता हूँ। तो उससे पूछा जाता है कि आप अभिषेक को कैसे जानते हैं? हमने आपसे पहले पूछा था कि आपके जानने वाला कोई दिल्ली में रहता है, तो आपने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही अभिषेक का नाम आया सामने तो आपने कह दिया कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ। तो ऋषि तिवारी कहता है कि देखिए, अभिषेक मुझे मिला था और कई दिन पहले मैंने ही उससे बोला था कि ऐसा है कि आप मेरे घर पे आइए, मेरे बच्चों को पढ़ाया कीजिए। अब वो मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए आता था और चला जाता था। उससे मैं 1000 रुपये महीने देता था दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन अब वो दिल्ली में जाके काम कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके बारे में मुझे क्या पता। मैं उसके घर में तो घुसा नहीं हूँ, ना ही मैं उससे इतनी बात करता था। बस मेरे घर पे आता था, बच्चों को पढ़ाता था, चला जाता था। इसके बाद उसने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। अब मेरा उससे क्या लेना देना। इसीलिए मुझे ये नहीं पता था कि अभिषेक जो है दिल्ली में काम करने लगा है। हाँ, अभिषेक मेरे यहाँ पे आता था पढ़ाने, ये मुझे पता है। अब दोस्तों, पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है दिल्ली से उत्तराखंड तक अभिषेक के साथ गई थी। अब तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि अभिषेक और तुम्हारी पत्नी पुष्पा के बीच में कोई चक्कर है? अब शुरुआत में तो ऋषि तिवारी कहता है कि देखिए सर, मुझे इस बारे में तो कोई पता नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो शायद हो सकता है कि अभिषेक के साथ में कोई चक्कर हो। अब दोस्तों, अभिषेक को ढूंढा जाता है, लेकिन अभिषेक जहाँ पे काम करता था वहाँ पे भी नहीं मिलता। अभिषेक के लिए जगह जगह दबिश मारी जाती है, कहीं नहीं मिलता। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो जालौन की पुलिस है अभिषेक के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम रख देती है कि जो भी इसके बारे में बताएगा उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। अब अभिषेक को जगह जगह पे ढूंढा जाता है, लेकिन अभिषेक मिलता नहीं। लेकिन एक मुखबिर की मुखबिरी पर अभिषेक का नाम पता चल जाता है, और अभिषेक इस समय पे कहाँ है ये भी पता चल जाता है। तो पता चलता है कि अभिषेक जो है जालौन के पास ही एक गांव में छुपा हुआ है। अब पुलिस वाले उसका दूसरा नंबर निकालते हैं और उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। उसके बाद सीधे अभिषेक के पास जाते हैं और उसे धप्पा सीना पकड़ लेते हैं, और फिर उसे उठाकर डाकोल कोतवाली में डाला जाता है कि अब बताओ, तुमने आखिरकार पुष्पा की हत्या की तो क्यों की। अब शुरुआत में तो अभिषेक झटपटा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसके साथ थोड़ी अच्छी तरह से सख्ताई दिखाई, तब जाके अभिषेक ने पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई थी। वो बताता है कि मैं जो है ऋषि तिवारी के घर पे उसके 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था। पुष्पा से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं बड़ी ईमानदारी से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। ऋषि तिवारी ने मेरे से कहा था कि मेरे घर पे जाओ, मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, जिसके वो मुझे 1000 रुपये देता था। अब मैं उसके घर पे ट्यूशन पढ़ाता था, पुष्पा से कोई लेना देना नहीं था। अब एक दिन ऐसे ही बातों बातों में पुष्पा ने मुझे बताया कि वो 12th पास है और वो BSc की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके 2 बच्चे हो गए, इसीलिए 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, तो उसने BSc नहीं की। तो मुझे पता चला कि पुष्पा जो है अच्छी पढ़ी लिखी है और सभ्य महिला है। अब इसी बीच में हम दोनों के बीच में क्या है, बातचीत होना शुरू हो गया। बातचीत होना शुरू हो गया तो हमें दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदल गई, प्यार शारीरिक संबंध में बदल गया। अब जब ऋषि तिवारी घर पे नहीं होता था तो मैं उसके घर पे बच्चों को पढ़ाने के बहाने जाता था, उसके साथ संबंध बनाता था और अपने घर पे आ जाया करता था। लेकिन इसी बीच में उसे जो है दिल्ली के एक होटल में नौकरी मिल जाती है। अब दिल्ली के एक होटल में नौकरी मिल जाती है तो वो क्या करता है, वो जालौन से सीधे दिल्ली चला जाता है और वहाँ पे जाके होटल में काम करता है। लेकिन जो पुष्पा है वो जो है अपने आशिक अभिषेक के बगैर रह नहीं सकती थी, इसीलिए वो सुबह शाम उसको फ़ोन करती रहती थी और पूछती थी कि कब आओगे कब आओगे कब आओगे। इसीलिए अभिषेक क्या करता है, 2-2 4-4 5-5 दिन की छुट्टी लेता है होटल से और गांव आ जाता है, और गांव आके पुष्पा से जानकारी लेता है कि ऋषि तिवारी घर पे कब नहीं है। वो कहती है अब नहीं है। तो वो जब ऋषि तिवारी घर पे नहीं होता था तो उसके घर पे बच्चों को पढ़ाने के बहाने जाता था, उससे मिलता था। अब जब वो उससे मिलने के लिए जाता था तो जो पुष्पा है, पुष्पा क्या है, उससे कहती थी कि मैं अपने पति ऋषि तिवारी के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब तो तुम दिल्ली में रहने लगे हो तो क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। इसीलिए ऋषि ने पहले ही बोल दिया था कि अभिषेक ने पहले ही बोल दिया था कि देखो, तुम 2 बच्चों की माँ हो, तुम शादीशुदा हो, तुम सोचो कि मैं तुम्हें लेके अपने साथ भाग जाऊं तो ये गलत है। मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं भागूंगा, ना ही मैं तुम्हारी और ना ही तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊंगा। हाँ, तुम्हें रिलेशन बनाए रखना है तो बनाए रखो, लेकिन तुम सोचो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं
तो मैं नहीं रहूँगा। इसके लिए पुष्पा जो है तैयार हो जाती है। अब ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसी बीच में क्या होता है, 27 मई 2025 को जो है पुष्पा अपने पति ऋषि तिवारी के साथ में अपने मायके जा रही थी। रास्ते में बहाना बनाती है कि देखो मुझे जहाँ पे काम है, तुम ऐसा मायके चले जाओ, वहाँ से बच्चों को छोड़ के चले जाना, मैं शाम को अपने आप पहुँच जाऊँगी, तुम परेशान मत होना। लेकिन पुष्पा जो है अपने मायके नहीं जाती, वो जाती है सीधे बस स्टैंड और जालौन के बस स्टैंड से सीधी पकड़ती है दिल्ली की बस और दिल्ली सीधे अभिषेक के पास जाती है। अब जैसे ही वो अभिषेक के पास जाती है तो अभिषेक उसे देखकर चौंक जाता है कि अरे ये कैसे आ गई। अब वो उसे जाके वहाँ पे सरप्राइज देती है, बहुत खुश होती है, अभिषेक भी खुश होता है। अब 27 को पहुँच गई, 28, 29 और 30। अब 29 तक तो उसने रात गुजार ली। अब 30 तारीख आई तो उसने कहा कि अब ऐसा तुम जाओ जालौन। वो कहती है कि कहाँ जालौन जाऊँ, मैं नहीं जा रही, मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगी, तुमने बहुत लंबा मेरे को बेवकूफ़ बना लिया, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब अभिषेक सोचता है कि यार ये तो घर छोड़ के आ गई। वो कहती है हाँ मैं तो घर छोड़ के आ गई, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अब अभिषेक बेचारा परेशान हो जाता है कि क्या करूँ यार, ये तो घर छोड़ के आ गई। अब अभिषेक क्या करता है, वो परेशान तो हो ही गया था, ये घर छोड़ के आ गई थी, इसीलिए जिस तरह से मुस्कान राजा रघुवंशी को लेके गई थी अपने साथ, ऐसे ही अभिषेक भी प्लानिंग करता है कि क्यों ना मैं पुष्पा को अपने साथ कहीं ले जाऊं, कहीं दूर, और वहीं पे इसको रास्ते से हटा दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए क्या होता है, 30 तारीख को ये लोग जो है दिल्ली से निकलते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड के भीमताल, और भीमताल जाकर ये लोग एक होटल लेते हैं। और होटल लेते हैं तब क्या होता है, जो पुष्पा है उसे अपने बच्चों की याद आने लगती है और वो अपने बच्चों से बात करना चाहती थी। लेकिन जो अभिषेक है वो कहता है कि बच्चों से बात कर लेगी तो पता चल जाएगी कि ये कहाँ है, इसीलिए वो उसे बात नहीं करने देता। पुष्पा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, वहाँ पे बैठ के शराब पीते हैं। अभिषेक की पूरी प्लानिंग थी कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसीलिए वो पुष्पा को एक बोतल, पूरी की पूरी बोतल पुष्पा को पिला देता है। अब देखिए ये एक हाउस वाइफ है, वो भी गाँव की रहने वाली, एक बोतल शराब को पी गई। अब पीने के बाद ये जो है मदहोश हो जाती है। इसके बाद में जो अभिषेक है वो पुष्पा को लेकर घूमने के लिए जाता है भीमताल के पास। एक जगह है, वहाँ पे एक लेक है, लेक के पास सीढ़ियाँ हैं, ये दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। पुष्पा कहती है कि देखो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, तुमने मेरे को बहुत बेवकूफ़ बना लिया, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अब इसी बीच में इन दोनों के बीच में क्या बहस होना शुरू हो जाती है, और बहस होते 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 जो अभिषेक ने सोचा था वही कर देता है, वो पुष्पा को दे देता है वहाँ से धक्का। और जब धक्का देता है तो पानी होता है कम, इसीलिए अभिषेक खुद लेक में उतर जाता है और उसे डुबाता है, और तब तक डुबाता है जब तक कि पुष्पा मर ना जाए। रात का लगभग 1 बजे के आसपास का समय था। और इसके बाद वो क्या करता है, उसे डुबा के सीधे होटल जाता है, अपने कपड़े उठाता है और सीधे दिल्ली के लिए निकल जाता है। वो सोचता है कि वो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार अभिषेक जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दोस्तों अब अभिषेक जेल जा चुका है, लेकिन जो ऋषि तिवारी है उसके 2 बच्चे हैं, उनकी क्या गलती है। अब बच्चे अनाथ हो गए, ऋषि तिवारी जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता था वही धोखेबाज निकल गई। अब क्या किया जाए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि अनावश्यक लोगों को घर में नहीं घुसाना चाहिए। अगर आपके घर में माताजी, पिताजी, बहन जी, भाई जी कोई है तो ठीक है, घर में पत्नी अकेली है, बच्चे हैं, आजकल भरोसे का समय नहीं रहा है, इसीलिए सबके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अब ऋषि तिवारी नहीं रख पाया तो उसकी पत्नी पुष्पा भी घर से भाग गई। आज का समय ही इतना गंदा चल रहा है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में आप हमें बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। नमस्कार।